नरेंद्र की पाठशाला। नरेंद्र मोदी ने अपनी बातचीत में कहा कि वह बहुत मेधावी छात्र नहीं थे, लेकिन बचपन से ही वह व्यवहारिक थे। जब मोदी थोड़े बड़े हुए तब उनका दाखिला वडनगर प्राइमरी स्कूल में करवा दिया गया। नरेंद्र मोदी का इस स्कूल में दाखिला पिता दामोदर दास मोदी ने चाचा के लड़के नरसीदास मूलचंद दास मोदी के साथ करवाया था। इसी स्कूल में इनके बड़े भाई सोम भाई मोदी और परिवार के कई दूसरे सदस्यों ने भी पढ़ाई की थी। नरेंद्र ने इस स्कूल में सन 1957 से 1964 तक पढ़ाई की। यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर काम कर रहे राजभाई ने बताया कि नरेंद्र मोदी के परिवार के सभी सदस्यों ने यहीं से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, चाहे वह सोम भाई मोदी रहे हों या फिर पंकज मोदी। वडनगर के इस प्राइमरी स्कूल में पहुंचने पर मेरे मन में था कि आज देश के प्रधान सेवक के पद की शोभा बढ़ा रहे नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में शिक्षा का आरंभ यहाँ से किया। वह स्कूल आज भी वैसा ही था जैसा नरेंद्र मोदी के प्रवेश के समय था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित इमारत घोषित कर दिया है। इसके पुराने स्वरूप को अब बदला नहीं जाएगा। स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा था। जैसे ही मैंने स्कूल के आंगन में प्रवेश किया तो बच्चों का शोरगुल कानों से टकराया। मेरा मन भी बचपन में पहुंच गया। प्रिंसिपल महोदय सबसे पहले हमें उस क्लास में लेकर गए जहां नरेंद्र मोदी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। वह सीढ़ी नुमा क्लास पे बेंच लगे हुए थे जहां पर नरेंद्र मोदी बैठते रहे होंगे। स्कूल के चपरासी ने आकर बताया कि नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाले अध्यापक कन्हैयालाल भूदरदास भावसा आ गए, हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी को प्राइमरी में पढ़ाने वाले अध्यापक मुझे शायद ही मिले। अध्यापक कन्हैयालाल भूदरदास भावसा ने बताया कि उन्होंने इसी स्कूल में पढ़ाई की और भाग्यशाली थे कि नौकरी भी यहीं लग गई। कन्हैयालाल ने बताया कि मैं यहाँ पर 1959 यानी 1959 में आ गया था। तब नरेंद्र मोदी कक्षा 3 में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाले अध्यापक कन्हैयालाल ने बताया कि नरेंद्र पढ़ने में सामान्य थे, पर अपने से कमजोर छात्रों की मदद करते थे। नरेंद्र की एक खास आदत थी, वह गलत बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे, चाहे यह बात विद्यार्थी ने कही हो या फिर अध्यापक ने। बचपन में भी उनकी सोच स्पष्ट थी। वह जो काम करना चाहते थे अपने तरीके से करते थे, पर संगठन की राय जरूर लेते थे, यानी दोस्तों की। नरेंद्र मोदी के मित्र ईश्वर भाई पटेल ने बताया कि स्कूल समाप्त होने के बाद हम स्कूल के पीछे के बगीचे में इकट्ठा होते थे। अगले दिन की रणनीति हम वही बनाते थे। कहते हैं ना कि पुत्र के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कहा जा सकता है बालक नरेंद्र को कुछ अलग करने का जुनून था। उनके साथ पढ़ने वाले एक क्लास सीनियर रहे योगेश भाई कांतिलाल शाह ने मुझे बताया कि नरेंद्र के बचपन का उन्होंने एक हिस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी कक्षा 2B में पढ़ते थे और योगेश शाह कक्षा 3B में। योगेश शाह ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले एक टीचर चंद्रशेखर व्यास ने नरेंद्र मोदी की कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के की पिटाई कर दी। उस समय उस क्लास में लगभग 50 के करीब बच्चे रहे होंगे। छात्र की पिटाई का असर बालक नरेंद्र के अबोध मन पर गहरा पड़ा। उस समय नरेंद्र की उम्र बहुत कम थी। तय हुआ कि इस बात की शिकायत प्रधानाध्यापक से की जानी चाहिए। सीनियर छात्रों ने इस मुद्दे को प्रिंसिपल तक ले जाने का काम भी किया। छात्रों में तय हुआ कि जिस टीचर ने अबोध बच्चे को मारा था उसे क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा। उस टीचर का विरोध करेंगे। सारे बच्चे जो दूसरे क्लास के भी थे क्लास के बाहर बैठ गए। टीचर को क्लासरूम में जाने नहीं दिया गया। प्रधानाध्यापक के पास यह बात गई। उन्हें लगा कि इस मामले को सुलझाना चाहिए। प्रधानाध्यापक काफी सोच में पड़ गए। बाद में प्रधानाध्यापक ने बच्चों से आकर कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इस घटना के समय नरेंद्र मोदी की उम्र बहुत कम थी, पर उनकी सोच स्पष्ट थी कि गलत होने पर विरोध करना चाहिए। यह एक ऐसी घटना है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि नरेंद्र तो बाकियों से अलग थे। एक दूसरी कहानी जो नरेंद्र मोदी के उसी स्कूल से जुड़ी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी को कक्षा 3 में पढ़ाने वाले अध्यापक कन्हैयालाल भूदरलाल भावसा ने बताया कि सन 1962 में जब बच्चों के स्कूल का अवकाश हो गया था, इसके बाद बच्चे घर भागने की जल्दी में होते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से बाहर गेट से निकल रहे थे, वहां बड़े पीपल के पेड़ के किनारे कई बच्चे भीड़ लगाकर जोर जोर से हल्ला कर रहे थे। नरेंद्र भी उसी में खड़े थे। लोगों ने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो पेड़ पर एक कबूतर पतंग के मांझे में उलझकर तड़प रहा था। उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उन लड़कों ने यह हिम्मत नहीं की कि उस तड़पते कबूतर को उतार कर बचाने का काम करे। ऐसे में इस भीड़ में से एक हाफ शर्ट पहने लड़का आगे बढ़ा और पेड़ पर चढ़ने लगा। दूसरे लड़के भले यह कहते रहे कि अरे अरे गिर जाओगे, मत चढ़ो, पर उस लड़के ने उनकी बात नहीं मानी। कन्हैयालाल भूदरदास भावसा ने भी उन लड़कों की हाँ में हाँ मिलाई। बालक नरेंद्र को पेड़ पर चढ़ने से मना किया। साथ ही सुझाव दिया कि सीढ़ी लगाकर चढ़ो, पर वो लड़का कहाँ मानने वाला था। वह कोशिश करके पेड़ पर किसी तरह से चढ़ गया। कबूतर उस डाली से लटक रहा था जो बहुत मजबूत नहीं थी। फिर भी नरेंद्र उस डाली को लेट कर रेंगते हुए आगे बढ़कर उस कबूतर को वहां से उतारने में कामयाब हो गए। इसके बाद बालक नरेंद्र ने उसे पानी पिलाया, उसकी चोट पर गीली मिट्टी लगाई। इतना करने के बाद कबूतर का खून कम हो गया, लेकिन एक बार फिर से उसे वापस पीपल के पेड़ पर छोड़ना था,
क्योंकि उसके नीचे रहने पर जानवरों के खाने का डर था। एक बार फिर नरेंद्र ने छात्रों की मदद से पीपल के पेड़ पर उस घायल कबूतर को छोड़ा। इस तरह से नरेंद्र ने कबूतर की जान तो बचाई, बाकी बच्चों को एक सबक देने का काम किया। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। नरेंद्र के प्राइमरी के अध्यापक ने कहा, तभी मुझे लग गया था कि लड़का जीवन में कुछ न कुछ करेगा। नरेंद्र जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे खेल खेलते थे। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध खेल था वो था राम और रावण की लड़ाई। कन्हैयालाल भूदरदास भावसा ने यह भी बताया कि बालक नरेंद्र बचपन में किस तरह की शरारतें करते थे। उन्होंने बताया कि जब सारे लड़के मैदान में खेलते थे उस समय नरेंद्र गदा बनाकर युद्ध करते थे। यह दो टीमों के बीच होता था। कन्हैयालाल के अनुसार ढोर यानी पीले फूल जो कांटों वाला होता है, इसको इकट्ठा करके गदा बनाया जाता था। खेल के मैदान में दो गोल पोस्ट आमने सामने होते थे। इसमें से एक टीम राम की होती थी, दूसरी रावण की। इस युद्ध में जो कांटे वाला गदा बनाया जाता था उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। गदा में पुआल और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। दोनों टीमों के पास एक एक गदा होता था। युद्ध के मैदान में दोनों टीमें एक दूसरे पर टूट पड़ती थी। बालक नरेंद्र भी उन दोनों टीमों में से एक की अगुवाई करते थे। नरेंद्र मोदी के अध्यापक ने बताया कि नरेंद्र एक कुशल खिलाड़ी थे। उनकी टीम दूसरों की टीम से हमेशा बीच छूटती थी। 1962 में नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाले कन्हैयालाल भूदरदास भावसा ने यह भी बताया कि भावसा परिवार और मोदी परिवार आसपास ही रहते थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की मोदी परिवार से अक्सर बातचीत होती थी। नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों की टोली की शरारतें कमाल की थी। उन शरारतों को हम आपको एक एक करके बारी बारी से सुनाएंगे। नरेंद्र का बचपन आम लड़कों की तरह ही था। नरेंद्र की एक खासियत थी कि वो जिस काम को की जिम्मेदारी लेते थे उसे हर हाल में पूरा करते थे। एनडी के बचपन के दो मित्र डॉक्टर सुधीर जोशी, ईश्वर भाई पी पटेल ने बताया कि सीएम बनने के बाद मोदी ने बचपन के 15 मित्रों को खाने पर बुलाया था। सारे मित्र अपने पूरे परिवार के साथ सीवन निवास पर गए थे। सभी लोगों को बहुत बढ़िया खाना खिलाया गया। इसमें पंजाबी, चाइनीज, गुजराती खाना शामिल था। खास बात तो यह कि मित्रों की पसंद का विशेष ध्यान रखा गया था। यह कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला। सभी खुश हुए। इन दोनों मित्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी हमेशा जब किसी काम को किया करते थे तो उनका काम करने का तरीका बाकी लोगों से अलग होता था। किसी भी काम को अंजाम देने से पहले वह इस पर कई बार सोच विचार करते थे, तब उस काम को करते थे। नरेंद्र मोदी के मोदी बनने की कहानी में संगठन और उसकी शक्ति का एहसास मोदी को बचपन से था। नरेंद्र मोदी वडनगर के बीएन हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो उनके दोस्तों की एक टोली हुआ करती थी। इस टोली के जरिए मोदी किसी भी बड़े काम को अंजाम देते थे। यानी टोली और संगठन की पहचान नरेंद्र को बचपन से थी। कोई भी बड़ा काम टोली के साथ ही करते। वडनगर में नरेंद्र मोदी के 4 दोस्तों ने हमें इस टोली अन्य लोगों के बारे में विस्तार से बताया। ये सारे लोग मिलकर बचपन में जो शरारतें किया करते थे उसकी भी जानकारी दी। ईश्वर भाई पी पटेल अब बैंक से रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। वडनगर में रहने वाले उनके मित्र सुधीर जोशी वडनगर में ही अपनी क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर नागजी भाई देसाई उनके साथ पढ़ाई करने वाले जासूद खान पठान उनके ऐसे ही मित्र हैं। डॉक्टर नागजी भाई देसाई अपनी डिस्पेंसरी चलाते हैं, जबकि जासूद खान पठान की इलेक्ट्रिकल स्टोर की दुकान है। इन लोगों ने विस्तार से अपनी टोली के बारे में बताया। खेल, शरारतें, लेकिन यह टोली संगठित होकर हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इन लोगों के मुताबिक टोली में 11-12 लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने उन बाकी बचे लोगों के नाम भी बताए जो उस समय मोदी के साथ हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। पहले आप लोगों को उनका नाम बताता हूं, फिर उनकी शरारतें और काम भी बताऊंगा। उसमें जो नरेंद्र मोदी की टोली थी उसमें ईश्वर भाई पटेल, नागजी भाई देसाई, सरदार खान पठान, सुधीर जोशी, जासूद खान पठान, गोविंद भाई मोदी, मुरली मनोहर पटेल, RN पटेल, मोदी, श्यामल दास, माधव दास, नरेंद्र भाई, बाबूलाल, चंदू भाई पटेल, नरेंद्र कुमार करवटिया। इनके मित्रों ने बताया कि वडनगर में 3-4 ऐसी जगह थी जहां दिन में हम सभी लोग एक बार जरूर मिला करते थे। अगर किसी की मदद करनी होती या खेल में किसी से मुकाबला करना होता या फिर कोई शरारत भी करनी होती है तो उसकी रणनीति समूह में ही तय होती थी। इन सब में नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावी भूमिका निभाते थे। दोस्तों ने बताया कि बचपन से ही उनमें निर्णय लेने की गजब की क्षमता थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जब नरेंद्र मोदी कोई काम ठान लेते तो फिर वह नहीं सोचते कि क्या होगा, उस काम को हर हाल में पूरा करके ही दम लेते थे। उन्होंने बताया कि हम लोगों को सबसे ज्यादा समय स्कूल में व्यतीत होता था। हम लोग भोजन के अवकाश के समय स्कूल में मिलते थे। क्लास में हम साथ होते थे पर वहां बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को किसी बड़े मिशन में लगना होता तो फिर शाम को मिलने का समय स्कूल में ही तय कर लेते थे। बीएन हाई स्कूल के पीछे एक बगीचा था। ये हम दोस्तों के मिलने की फेवरेट जगह थी। बचपन की शरारतें हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और शायद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपनी शरारतों को भूला होगा। नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक रहे होंगे। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली तो
उसके कुछ समय बाद शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने वडनगर का इमली से जुड़ा प्रसंग सुनाया। मेरे मन में था कि अगर वडनगर गया तो उस इमली के पेड़ को जरूर देखने जाऊंगा, जहां प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी, उनकी मंडली ने कई शरारतों को योजना बनाकर अंजाम दिया होगा। जब मैं बीएन हाई स्कूल के प्राध्यापक अशोक पुरी आर गोस्वामी से मिला तो सबसे पहले ऐतिहासिक इमली के पेड़ के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि हमारे स्कूल के पीछे एक बागीचा हुआ करता था, जिसमें इमली जामुन के पेड़ थे। बाद में वहां स्कूल की इमारत बना दिए जाने से वो पेड़ काट दिए गए। मुझे लगा कि क्या मैं उस स्थान को नहीं देख पाऊंगा। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों के साथ अनमोल पल बिताए थे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि जहां बालक नरेंद्र अपने मित्रों की टोली के साथ इकट्ठा होकर मिला करते थे, उस इमली के पेड़ का बड़ा दरख्त बीएन हाई स्कूल से निकलने के बाद बाईं तरफ जाने पर पड़ेगा, जहां स्कूल की दीवार खत्म होती है। वहां से लगभग 10 कदम आगे एक बड़ा इमली का पेड़ दिखाई दिया। लोग बताते हैं कि पहले वडनगर में इमली के कई पेड़ हुआ करते थे जो काट दिए गए या फिर गिर गए। बीएन हाई स्कूल के पास जो इमली का पेड़ है वह वहां पर लोगों को छाया प्रदान कर रहा है। यह पेड़ बहुत बूढ़ा हो चुका है। नरेंद्र मोदी, उनके दोस्त, कई किस्से कहानियां इसी बूढ़े इमली के पेड़ के नीचे फले फूले होंगे। पेड़ के चारों तरफ अब लोगों ने छोटे छोटे कमरे बना लिए हैं। किसी में बाल काटने की कोई अपनी दुकान चला रहा है तो कोई आसपास बने कमरों में रह रहा है। हमने वहां पर रहने वाले लोगों से इसके इतिहास और प्रसंगों के बारे में पूछना शुरू किया। यहीं पर सरदार इमाम खान से मुलाकात हुई, जिनकी उम्र 93 साल थी। उनकी माने तो जब वे छोटे थे तब से ही इस दरख्त को देख रहे हैं। अब इसी इमली के पेड़ के नीचे एक छोटे से कमरे में रहते हैं। आपको याद के लिए बता दूं कि ये वही सरदार इमाम खान है जो नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी से चाय की पत्ती खरीद कर ले आते थे और वडनगर में दूसरी जगह चाय बेचने का काम करते थे। ईश्वर भाई पी पटेल ने बताया कि इस पेड़ की देखभाल बोहरा समाज के लोग किया करते थे। नरेंद्र मोदी के बचपन के कई मित्रों से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वे 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तब इमली के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। जब सभी लोग आ जाते तब हम इमली तोड़कर वहां के पास के बगीचे में छिप जाते ताकि पकड़े न जाएं। नरेंद्र मोदी के बचपन के मित्र ईश्वर भाई पटेल ने बताया कि हम इमली के पेड़ का ध्यान रखने वाले को भी दाव देकर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच गए, उनके साथ संवाद किया तो अपने बचपन का किस्सा बताना नहीं भूले। वो कहानी भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन किस्सा सुनाने के पहले उन्होंने बच्चों से प्रण लिया कि इस तरह की हरकत कोई भी किसी के साथ नहीं करेगा। बच्चों के एक स्वर में हामी भरने के बाद इमली से जुड़ा अपने बचपन का किस्सा उन्होंने बड़े चाव से सुना। उन्होंने बताया कि जब हमारे गांव वडनगर या आसपास के गांव में कहीं शादी होती थी तो वहां परिवार दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए जाते थे। शादी के अवसर पर अक्सर घर के बाहर शहनाई बजाई जाती है, इसे शुभ माना जाता है। शहनाई बजाने वाला आमतौर पर घर के बाहर बैठकर शहनाई बजाने का काम करता है। नरेंद्र मोदी ने बच्चों को बताया कि हम लोगों का मन भी शहनाई बजाने का करता था, पर शहनाई बजाने वाला हम लोगों को शहनाई बजाने के लिए आखिर क्यों दे। तब हम और मेरे दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि अगर यह शहनाई नहीं बजाने दे रहा है तो हम लोग इसको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में हम लोग पहले से इमली की फली तोड़कर रखे रहते थे। जब शादी में पहुंचते तो कार्यक्रम शुरू होने के बाद शहनाई बजाने वाले के दूसरी तरफ मित्र मंडली के साथ खड़े हो जाते। सभी मित्र इमली की फली निकालकर शहनाई बजाने वालों को लालच देना शुरू कर देते थे। इसका परिणाम यह होता कि शहनाई बजाने वाला अपना सुर लयताल भूल जाता था। नरेंद्र मोदी ने बच्चों के बीच बताया कि ऐसा करके हम बच्चों को अपार आनंद मिलता था। हम बच्चों को लगता था कि अगर हमने शहनाई नहीं बजाई तो क्या हुआ, हमने उसे भी तो नहीं बजाने दिया, इसी में खुश होते थे। नरेंद्र मोदी के मित्रों ने बताया कि मित्र मंडली लाइब्रेरी के नीचे शर्मिष्ठा तालाब के पास भी मिलती थी। दोस्तों में कई ऐसे लोग थे जो घंटों अपना समय तालाब में तैरकर बिताते थे। नरेंद्र भी उनमें से एक थे। ये तालाब पर सुबह 6 बजे ही पहुंच जाते थे। एक साथ तालाब में उतरते, घंटों तैरते रहते। तालाब के बीच में जो मंदिर था वहां पर पहले पहुंचने की आपस में रेस लगती थी। नरेंद्र मोदी कई तरीके के खेल खेलते थे और खेलों में उनकी अपार रुचि थी। नरेंद्र मोदी की एक खासियत थी कि स्कूल में कम अनुपस्थित होते थे। बालक नरेंद्र की कोशिश यही होती थी कि हर दिन समय पर स्कूल पहुंचे। नरेंद्र को खेलों से जबरदस्त लगाव था। प्रधानमंत्री बनने के बाद टीचर्स डे पर बच्चों से बात करते हुए पीएम ने पूछा कि हाल में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है। पीएम ने कहा कि 4-4 बार शरीर से भरपूर पसीना निकलना चाहिए। उन्होंने समझाया कि खूब खेलना चाहिए, जमकर खेलना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, शरारत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को खेलों में महारत हासिल थी। तैराकी, कबड्डी, पतंगबाजी, कुश्ती, क्रिकेट आदि में तो नरेंद्र का कोई मुकाबला नहीं था। नरेंद्र मोदी को क्रिकेट से बहुत लगाव था। साथ ही पढ़ने वाले श्यामल दास मोदी ने बताया कि क्रिकेट के खेल के लिए नरेंद्र मोदी ने टीम बनाई थी। इस टीम का नाम था आजाद टीम। श्यामल दास मोदी ने यह भी बताया कि इस टीम के कप्तान सुरेश भाई हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पढ़ाई के साथ शरारत करना हो तो वाकई वो नरेंद्र मोदी की
जो बचपन की टोली थी कोई उनसे सीखे। नरेंद्र मोदी के दोस्तों की मंडली के लोग रात को एक दूसरे के घर पढ़ने जाया करते थे। उस समय वडनगर में बिजली नहीं हुआ करती थी। यह एक बड़ा कारण था एक दूसरे के घर आने जाने का, एक साथ जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतर इस्तेमाल करने का। शायद यही मंशा रही होगी। डिस्कशन करना पढ़ाई का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। नरेंद्र मोदी, उनके दोस्त यह बात अच्छी तरह समझते थे। नरेंद्र मोदी के मित्र ईश्वर भाई पटेल ने एक वक्त को याद करते हुए बताया कि रात को नरेंद्र मोदी उनके घर पर पढ़ने के लिए आते थे। मैं भी उनके घर पर पढ़ने के लिए जाता था। ईश्वर भाई ने यह भी बताया कि बच्चू भाई के यहाँ भी हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। ईश्वर भाई पी पटेल का कहना था कि नरेंद्र भाई बचपन में बहुत मजाकिया थे, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करते थे जिससे किसी का दिल दुखे। नरेंद्र मोदी ने 2014 में टीचर्स डे पर जब बच्चों से वो बात कर रहे थे तो मानो बचपन की एक एक बात कर उन्हें याद आती रही। वडनगर में ईश्वर भाई पी पटेल ने एक ऐसा प्रसंग सुनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारी मंडली किसी शादी ब्याह या बारात में जाती तो हम लोग उसमें खुरापात करने से बाज नहीं आते। शादी के समय जब जयमाला का कार्यक्रम होता था तब सभी लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देखने लगते। उस वक्त मेरी मित्र मंडली का काम होता था पिन के जरिए कपड़ों को जोड़ देना। जयमाला या लड़के का तिलक और द्वारचार का कार्यक्रम बहुत देर तक चलता था। ऐसे कार्यक्रमों में भीड़ भी बहुत होती थी। काम को अंजाम देने के बाद हमारी मित्र मंडली थोड़ी देर खड़े होकर नजारा देखने का काम करती। जैसे ही जयमाला या तिलक या द्वारचार का कार्यक्रम समाप्त हो जाता, लोग अपनी कुर्सी से उठते, तब उनको इस शरारत का पता चलता था। जब तक लोग शरारत करने वाले के बारे में पता लगाने की कोशिश करते, तब तक मंडली वहां की घटना का आनंद लेकर दूर हो जाती थी ताकि किसी को डांट न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हिस्सा बच्चों को बहुत पसंद आया। उन्होंने इस पर जमकर ठहाके लगाए। नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा था। नरेंद्र मोदी के बचपन के जिस मुसलमान दोस्त से मेरी मुलाकात हुई उसका नाम था जासूद खान पठान। वडनगर में जासूद खान से उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की दुकान पर मेरी भेंट हुई। उन्होंने जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। मुझे बताया कि किस तरह से कई पत्रकार आकर उनसे नरेंद्र मोदी के बारे में कई इंटरव्यू ले जा चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें वो बताएं जो पहले किसी को न बताया हो। जासूद खान ने बताया कि हमने कक्षा 1 से कक्षा 11 तक एक साथ पढ़ाई की है। नरेंद्र मोदी के दोस्त का कहना है कि हमारा मोहल्ला, जिसका नाम है सिंबरवाड़ा, वह नरेंद्र मोदी के मोहल्ले काला बासदेव से लगा हुआ है। जासूद खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के परिवार और हमारे परिवार के लोगों का एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता था। गांधीनगर में जब मैंने पंकज मोदी से मुलाकात की, उन्होंने बचपन का एक वाकया सुनाया कि किस तरह से उनके परिवार में समरसता की बात की जाती थी। इसकी नींव रखी थी नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी ने। नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने बताया कि हमारे पिता दामोदर दास हीराबा को मिलाकर परिवार में कुल 8 सदस्य थे। पिता और मां इन लोगों को जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए थे। इतने बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में कोई एक सदस्य भी बढ़ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। पंकज ने बताया कि वडनगर के पास एक गांव है कैसिनपा। वडनगर से इस गांव की दूरी 8 किलोमीटर है। इस गांव में मोमिन मुसलमानों का परिवार रहता है। यहाँ पर मियाँ भाई का परिवार भी अपने बच्चों के साथ रहता था। अब्बास मियाँ भाई के बेटे हैं। पंकज और अब्बास ने एक साथ पढ़ाई की है। कैसिनपा में केवल 7 तक पढ़ाई का साधन था। इसके बाद अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो वडनगर आना पड़ेगा। इस कारण कई ऐसे लोग थे जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। एक दिन कैसिनपा से आकर मियाँ भाई ने मेरे पिता दामोदर दास मोदी से वडनगर में मुलाकात की। उनसे कहा कि मेरा छोटा बेटा अब्बास पढ़ने में तेज है। हमारे गांव में माध्यमिक स्कूल नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं मेरी बेटी की पढ़ाई आधे में ही छूट न जाए। इतना कहकर मियाँ भाई उदास हो गए। दामोदर दास मोदी ने कहा कि चिंता मत करो, अब्बास को मेरे घर पर ही भेज दो। अब्बास मेरे घर पर ही रहेगा, पढ़ाई करेगा। उन्होंने कहा कि पंकज और अब्बास पढ़ाई करेंगे। अब्बास हमारे घर में कई साल रहे और हमारे परिवार ने बिना किसी भेदभाव के उनका साथ दिया। नरेंद्र भाई उस समय प्रचारक हो गए थे। जब उन्होंने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। जब हम वडनगर पहुंचे तो एक लोकल युवक एजाज, जो वडनगर में ही काम करता है, का हमने सहयोग लिया क्योंकि हमें वहां अंदर तक के जाने के रास्तों की जानकारी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के घर के पास 4 पहिया वाहनों के साथ नहीं पहुंचा जा सकता था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से अब्बास की कहानी सुनाई थी कि कैसे अब्बास उनके घर में रहकर पढ़ते थे, जो अब ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं अपने परिवार के साथ और वहीं अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी के घर के पास मुसलमानों की जो बस्ती है वहां कोई मोदी के बचपन से जुड़े प्रसंग को बता सके। मैं वहां पर कई लोगों से मिला। जब मैंने वहां मुसलमान भाइयों से बात की तो लोगों को इस बात का बड़ा फख्र था कि आज देश के पीएम उनके गांव के हैं। कक्षा 6 में नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाले कन्हैयालाल भूदरदास बाउसा ने बताया कि आज तक वडनगर में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जहां रहते हैं उनके बगल में ही मुसलमानों की बस्ती है। पंकज ने बताया कि हमारे घर में मुसलमानों की बस्ती की दूरी 700-800 मीटर है।
कई ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ हम लोगों का आना जाना था। पंकज ने यह भी बताया कि उस समय जो गलियों का रास्ता था वह कच्ची मिट्टी का हुआ करता था। हमारे घर के पास से ही मुहर्रम का ताजिया निकलता था। ताजिए का जुलूस निकलने से पहले नरेंद्र भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पूरे रास्ते के कंकड़ पत्थर को साफ करते थे, जिससे कि उधर से गुजरने वाले ताजिए में शामिल लोगों को उससे कोई दिक्कत ना हो। हम वहां पर साफ पानी भी रखते थे। नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त उन लोगों का पूरे मन से ख्याल रखते थे। यह उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी की उम्र बहुत कम थी। तो ये कहानियों का आरंभ है। ऐसे ही हम आपको नरेंद्र मोदी के नरेंद्र बनने की कहानियां सुनाते रहेंगे।